उनके पास टाइम है, अगर फिर से वो ये टाइम को वेस्ट कर देंगे तो फिर 2 महीने और चले जाएंगे, कोरोना का पता थोड़ी है कब जाएगा, है ना। तो आपको अपना पढ़ाई तो रेगुलरली करना है ना, पढ़ाई में थोड़ी कुछ वो हो जाएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, मई में एग्ज़ाम होना है तो होना ही है। अब चाहे आप कितना भी टाइम पास कर लो कोरोना को लेके, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो इतना सारा सिलेबस एक साथ थोड़ी आप कवर अप कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए उनको बोलो, थोड़ा आपके फ्रेंड्स है जो नोन में है उनको बोलो बेटा क्लास अटेंड करो, इट इज़ फॉर यू ओनली, है ना। चलो आयुषी चौधरी। प्रेजेंट सर। हीर पटेल। प्रेजेंट सर। अतुल्य जोसेफ। प्रेजेंट सर। हर्ष गामित। प्रेजेंट सर। टीशा रामी। प्रेजेंट सर। अनूप चौधरी। प्रेजेंट सर। कोमल चौधरी। प्रेजेंट सर। मैत्री पंचोली। प्रेजेंट सर। शुभने। करीना। प्रेजेंट सर। वत्सल। प्रेजेंट सर। कृषा। कृषा बक्ता। हेतवी पटेल। प्रेजेंट सर। धीरज। भुवनेश्वरी। पलक। दीप। नंद पटेल। निसर्ग। प्रेजेंट सर। कर्णवी। प्रेजेंट सर। ख्याति। प्रेजेंट सर। प्रियांक। शिव मिस्त्री। हेत चौधरी। शिवम टेलर। भाविनी पटेल। प्रेजेंट सर। रित चौधरी। भावेश गामित। यश गांगुड़े। प्रेजेंट सर। हर्ष पटेल। कृष्णा गामित। रिया परमार। प्रेजेंट सर। हर्ष वाघमारे। चलो हो गया अटेंडेंस, अभी कोई रहता है तो बताओ। यश गांगुड़े लीव हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है 18 पार्टिसिपेंट्स है, 18 का अटेंडेंस हो गया, वेरी गुड। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? यस अरे कुछ बताओ तो सही, भूल जाते हो क्या तुम लोग? इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ इलेक्ट्रिक मोटर सबने नोट्स बना लिए थे अच्छे से? यस सर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग और इलेक्ट्रिक मोटर का एप्लीकेशंस, ठीक है 3 पॉइंट्स मैंने आपको बोला था, इसका कंस्ट्रक्शन भी बोला था, 4 पॉइंट्स कवर करने को बोले थे। ऑल द 4 पॉइंट्स आर कवर्ड? यस वेरी गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फैराडे। साइंटिस्ट का क्या नाम था?
फैराडे। सर ये हमने डिस्कस कर लिया था क्या टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? यस, या बाकी था? हाँ किया था, थोड़ा ही किया था। थोड़ा सा किया था, है ना। चलो आज इसको कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखो, फैराडे साइंटिस्ट थे, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो फैराडे के दो एक्सपेरिमेंट्स थे, है ना। पहला जो एक्सपेरिमेंट था फैराडे का वो ये था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ने फैराडे में क्या किया था, एक कॉइल लिया, एकदम सोलेनॉइड की तरह, जैसे आपको सोलेनॉइड पढ़ाया था ना, ऐसी इस पे कॉइलिंग है। और इसको कनेक्ट कर दिया उसने गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, कॉइल को किससे कनेक्ट किया? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं चेक कर। हाँ, गैल्वेनोमीटर चेक करता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फैराडे ने बिल्कुल ऐसा ही किया, एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और उसके पास एक बार मैग्नेट को लेके आया। किसको लेके आए? बार मैग्नेट। ठीक है, चलो कौन कौन आ गया मीटिंग में? शुभनय हैज ऑल्सो ज्वाइंड। ओके, तो बिल्कुल ऐसा ही किया फैराडे ने। फैराडे ने क्या किया, कहाँ पे था मैं? हाँ ठीक है, फैराडे ने क्या किया, एक बार मैग्नेट को लेके आया। सपोज ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, तो जब मैग्नेट को वो कॉइल के पास लेके आया, तो आप सबको पता है मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ, है ना। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो वो जैसे इस बार मैग्नेट को इसके कांटेक्ट में लेके आया, मतलब इसके क्लोज लेके आया कॉइल के, तो कॉइल में क्या हुआ, इस कॉइल में उसने देखा, जैसे ही फैराडे बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आया, तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ तो गैल्वेनोमीटर जब भी डिफ्लेक्शन शो करता है तो ऐसे ही तो शो नहीं करता, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। तो गैल्वेनोमीटर जब भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब ज़रूर इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस हुआ है सर्किट में, तभी उसने डिफ्लेक्शन को शो किया, है ना। तो इसी करंट को नाम दिया गया इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, और इस फिनोमिना को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब जब हम किसी मैग्नेट का रिलेटिव मोशन कराते हैं और उसको कॉइल के पास लेके आते हैं, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स दिस कॉइल, देन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द सर्किट, है ना। जैसे हम मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके आते हैं तो उसकी जो फील्ड लाइंस होती है मैग्नेट में जो प्रोड्यूस हुई है, वो इस कॉइल के साथ इंटरेक्ट करती है। अब जैसे ही वो फील्ड लाइंस कॉइल के साथ इंटरेक्ट करती है तो इस सर्किट में इंड्यूस करंट जनरेट होता है। ये ऐसा उसने ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया? फैराडे ने, है ना। फैराडे ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। सबको समझ आया ये पॉइंट? यस सर। तो अब इसको स्टेटमेंट में आप कैसे लिखोगे? व्हेन अ बार मैग्नेट, इसका स्टेटमेंट देखो कैसे आएगा। व्हेन अ बार मैग्नेट
is moved towards or away, अब पास भी ला सकता हूँ, दूर भी ले जा सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं खाली पास ही ला रहा हूँ, है ना, दूर भी ले जा सकता हूँ ना इससे, जब या तो पास ला रहा हूँ या तो दूर ले जा रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है रिलेटिव मोशन हो रहा है कॉइल के बीच में और बार मैग्नेट के बीच में। तो व्हेन अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द क्लोज्ड कॉइल देन गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। ठीक है, फ्रॉम अ क्लोज्ड कॉइल देन योर गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, और इसी को हम बोलते हैं दिस डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इंड्यूसेस द करंट विच इज नोन एज इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ये जो करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ इसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये तो फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद फैराडे ने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, फैराडे का सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी समझो। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने 2 कॉइल लिए। दिस इज कॉइल 1 which is connected to a battery. This coil is known as your primary coil. और उसने एक दूसरा कॉइल लिया जिसको कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से। This coil is known as your secondary coil. अब फैराडे ने क्या किया, देखो प्राइमरी कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया। इसका मतलब जब भी हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये करंट की वजह से जैसे ही कॉइल में करंट पास हुआ तो ये एक सोलेनॉइड बन गया। और हमने पढ़ा है कि सोलेनॉइड में भी जब करंट पास होता है तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। ठीक है, सोलेनॉइड में से भी क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे सोलेनॉइड का साउथ पोल हो जाएगा ना, एक बार मैग्नेट की तरह इसका बिहेवियर होगा। समझ आया? अब जैसे ही मैं ये प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के पास लेके जाऊंगा, मींस अगेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, again there is a relative motion between primary and secondary coil. So जैसे ही मैं प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के पास लेके जाऊंगा तो देखो इसकी जो फील्ड लाइंस है वो इसके कांटेक्ट में आएगी, और जब इसकी फील्ड लाइंस इसके कांटेक्ट में आएगी तो इसमें क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। समझ आया? इसमें भी एक करंट जनरेट होगा और इस करंट को मैं बोलूंगा इंड्यूस करंट। दिस इज नॉट इंड्यूस करंट, ये वाला करंट इंड्यूस करंट नहीं है, ये तो करंट आपका बैटरी से जनरेट हो रहा है। दिस इज योर डीसी करंट।
which is generated from your DC source battery, and this is your induced current. ठीक है, दोनों करंट अलग अलग है, ध्यान रखना। प्राइमरी कॉइल में जो आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बैटरी की वजह से हो रहा है, और सेकेंडरी कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्राइमरी कॉइल की है वो सेकेंडरी कॉइल के कांटेक्ट में आएगी, तब इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में क्या शो होगा? डिफ्लेक्शन। तो ये फैराडे के 2 एक्सपेरिमेंट थे। दिस इज फैराडे सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ये क्लियर हुआ सबको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट। हाँ बेटा बोलो। सर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि मैग्नेट को सोलेनॉइड के आर पार अगर मूव किया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। यस। तो सर अगर मैग्नेट अब सोलेनॉइड को मैग्नेट के पास आर पार मूव किया जाए तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? सपोज करो हमने सोलेनॉइड को मैग्नेट के पास मूव कराया है ना, तो सोलेनॉइड को भी जब आप मैग्नेट के पास मूव कराओगे तो भी तो रिलेटिव मोशन ही होगा ना दोनों के बीच में। देखो आपका डाउट मैं समझ गया। फर्स्ट केस आप पूछ रहे हो ना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला। हाँ देखो, ये पूछ रहे हैं बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब हमने ये कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और हमने बार मैग्नेट को मूव नहीं कराया, हमने किसको मूव कराया? सोलेनॉइड। अच्छा, इसको मूव कराया है ना, सोलेनॉइड को। यस। ये सोलेनॉइड नहीं है, ये कॉइल है आपकी, ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अभी जनरेट नहीं हुई, ये सिंपल कॉइल है। जब आप इस कॉइल को इसके पास मूव कराओगे तब भी तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो इसके कांटेक्ट में आएगी ना, तब भी तो इसकी फील्ड लाइंस जो होगी इसके कांटेक्ट में तो आएगी ना, ये वाले कॉइल के। समझ आ रहा है आपको? तो तब भी आपका इंड्यूस करंट तो पैदा होगा ही होगा। कहने का मतलब है आपको फील्ड लाइंस को कैसे भी करके कॉइल के कांटेक्ट में लेके आना है। अब वो चाहे आप मैग्नेट को मूव करा के लाओ, चाहे आप कॉइल को मूव करा के लाओ, चाहे आप दोनों को मूव करा के लाओ, इट डजेंट मैटर। मैटर इज दैट your magnetic field lines should be linked with the coil. Getting it? Okay sir. That is the principle कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंक होना चाहिए कॉइल के साथ। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपको मैग्नेट को मूव कराना है, आपको कॉइल को मूव कराना है, आपको दोनों को मूव कराना है तो दोनों को मूव कराओ, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लॉ की कहानी हो गई। सेकेंड लॉ में क्या हुआ? सेकेंड लॉ में उसने 2 कॉइल्स लिए, वन इज योर प्राइमरी कॉइल एंड अनदर इज योर सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जब करंट को पास किया तो वो कॉइल सोलेनॉइड में कन्वर्ट हो गया। अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड एंड द बिहेवियर ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। सो हमने इस करंट कैरिंग कॉइल को सोलेनॉइड की तरह ट्रीट किया और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, फिर हम इस प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के पास लेके गए। आप चाहो तो सेकेंडरी को भी प्राइमरी के पास ले आ सकते हो, आप चाहो तो दोनों कॉइल को मूव करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस भी सोर्स में प्रोड्यूस हो रही है उसका दूसरे सोर्स के साथ लिंक होना ज़रूरी है। जब वो फील्ड लाइंस लिंक करेगी तभी आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, तभी आपका डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो होगा। क्लियर हो गया सबको? ओके सर। हाँ। तो ये तो हो गया फैराडेज के 2 एक्सपेरिमेंट जो फैराडे ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोसेस
in which induced current in a closed circuit or a coil. ठीक है, अब आप खुद इसकी डेफिनेशन बना के लिख सकते हो. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब आप में से कौन बताएगा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? आपको क्या लगता है दोनों एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो? एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज करो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? एनीवन? कोई भी नहीं है? अरे सिंपल है, देखो ना, दो एक्सपेरिमेंट्स जो आपने पढ़े उसी को सिंपल आपको उसका कंक्लूड करना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करना है. देखो, तो आई कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोसेस इन विच इंड्यूस करंट. सबसे पहले तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस में? इंड्यूस करंट. इट इज द प्रोसेस इन विच इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस. अच्छा, अब इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो बताओ. इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव मोशन. इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव मोशन. अब इसमें दोनों एक्सपेरिमेंट्स के पॉइंट को आप लिख सकते हो. बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ बार मैग्नेट. इस तरह से आपको देखो डेफिनेशन बनाना आना चाहिए. कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम पढ़ते हैं उसके बाद ही उसका डेफिनेशन तैयार होता है, कोई रेडीमेड तो होता नहीं. तो इट इज़ द प्रोसेस. अब ये प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम इंड्यूस करंट को जनरेट करते हैं. कैसे जनरेट करते हैं? बाय रिलेटिव मोशन ऑफ बार मैग्नेट एंड कॉइल और रिलेटिव मोशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. दोनों एक्सपेरिमेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, तो सिंपल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन बन गया. अब बताओ एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस करंट बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ बार मैग्नेट एंड अ कॉइल और बाय द रिलेटिव मोशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. सिंपल. सबको समझ आया? हाँ, इस तरह से आपको थोड़ा हैबिट डालना पड़ेगा. खुद से थोड़ा डेफिनेशंस को रेडी करो ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी. जब आप उस चीज़ को समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, तो डेफिनेशन आप खुद से बना के लिख सकते हो. ठीक है, चलो ये पॉइंट तो हो गया. अब हमारा जो मेन फोकस था इस पूरे एक्सपेरिमेंट में वो था पूरा का पूरा फोकस आपका इंड्यूस करंट पे, है ना. हमने किस पे फोकस किया था? सारा इंड्यूस करंट पे. तो अब इंड्यूस करंट देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस इंड्यूस करंट डिपेंड्स? क्या आप में से कोई बता सकता है? व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग योर इंड्यूस करंट? दोनों एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए चलो. देखो, अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम एक बार मैग्नेट लेते थे और एक कॉइल लेते थे. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर बात करूं तो जितनी ज़्यादा आपका मैग्नेट स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी इसमें, है ना. जितना ज़्यादा आपका मैग्नेट स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी फील्ड लाइंस होगी और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी फील्ड लाइंस होगी उतना ज़्यादा पोर्शन इससे लिंक करेगा. जितना ज़्यादा पोर्शन इससे लिंक करेगा उतना ज़्यादा करंट इस कॉइल में पैदा होगा. समझ आया? तो पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया. इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट. फर्स्ट पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट.
ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सारे पॉइंट्स आपके एक्सपेरिमेंट से ही निकलेंगे देखो, इसलिए मैंने आपको दोनों एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से समझा दिए। अब आपको एग्जाम में वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपके दिमाग में अगर इसके 2 एक्सपेरिमेंट्स होंगे यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, दूसरा फैक्टर क्या उसको अफेक्ट करेगा। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में, मतलब रिलेटिव मोशन किससे रिलेट करेगा, स्पीड से। जितनी ज़्यादा बार मैग्नेट को आप स्पीडली मूव करोगे उतनी ज़्यादा इसमें करंट प्रोड्यूस होगी। तो सेकेंड फैक्टर रिलेटिव मोशन पे था, देखो रिलेटिव मोशन मतलब स्पीड, तो जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी, स्पीड विद विच मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, उतना ज़्यादा आपका इंड्यूस करंट होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या हो गया आपका, स्पीड हो गया। तीसरा फैक्टर देखते हैं। तीसरा फैक्टर हमें मिलेगा फैराडे के सेकेंड लॉ से। सेकेंड लॉ में हमने क्या किया था, 2 कॉइल्स ली थी, वन इज योर प्राइमरी कॉइल एंड अनदर इज योर सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में अगर मैं बात करूं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज़्यादा प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। होगी कि नहीं होगी? है बेटा? यस सर। है ना, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हमने मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग फैक्टर्स डिस्कस किए थे। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? घर पे पढ़ाई नहीं करते लगता है सब, घर जाके कॉपी खोलते हो? मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ करंट, एंड थर्ड फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना ज़्यादा हम दूर जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। समझ आया अब? तो ये 3 फैक्टर्स थे मैग्नेटिक फील्ड के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है ना। ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा आपके प्राइमरी कॉइल में टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी प्राइमरी कॉइल में। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेगी, और जितनी ज़्यादा वो लिंक करेगी उतनी ज़्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस सेकेंडरी कॉइल में होगी। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर जो आपका हो गया दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स in primary coil। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करा। अच्छा, करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे? वी विल यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर में हम कौन सा रूल यूज करते थे बताओ? लेफ्ट हैंड रूल। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक मोटर में हम यूज करते थे लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा वहाँ पे आप फ्लेमिंग्स का कौन सा रूल यूज करोगे? राइट हैंड रूल। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड wherever you heard the term electromagnetic induction you have to use Fleming's right hand rule। Fleming's right hand rule। ठीक है,
अब राइट हैंड रूल क्या बोलता है, देखो राइट हैंड रूल सेज दैट, बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरह ही है, खाली आपको राइट हैंड निकालना है। और राइट हैंड की जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो डिनोट करेगी करंट को, जो इंडेक्स फिंगर होगी वो डिनोट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपका थंब होगा वो डिनोट करेगा मोशन को। ठीक है, thumb will denote your motion, index finger will denote your magnetic field and middle finger will denote your induced current. क्लियर हुआ सबको फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल? यस चलो, तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ करंट। करंट के कितने टाइप्स होते हैं? तो अभी अभी हमने देखा, एक तो आपकी बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होती है, इस करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट। क्योंकि बैटरी आपका कैसा सोर्स होता है? डीसी सोर्स। तो बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होगी, दिस इज योर डायरेक्ट करंट। अच्छा, एक आपका होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना? ऑल्टरनेटिंग करंट का ऐसा सोर्स होता है, दिस इज द सोर्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। This is your AC source and this current is known as alternating current. अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग। क्यों हमें अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत पड़ती है? डायरेक्ट करंट कहाँ पे यूज होता है? आपके बैटरी में ना, आप रिमोट में सेल डालते हो, तो जितनी उसकी बैटरी की लाइफ होती है तब तक आपका उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। जब बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो आपका वो करंट भी ज़ीरो हो जाता है। तो आप फिर नई बैटरी लेके आते हो, फिर नई बैटरी लगाते हो, फिर उसमें करंट प्रोड्यूस होती है, आपका रिमोट चलने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद उसका करंट ज़ीरो हो जाता है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप वापस नई बैटरी लेके आते हो। बट ऑल्टरनेटिंग में हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब द करंट whose magnitude changes with time. Changes with time. जब टाइम के साथ आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़े इन दोनों में, तो डायरेक्ट करंट देखो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। आप अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी लेके आओगे और उसको 1 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस लगाओगे, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा 1.5 एम्पियर, और ये 1.5 एम्पियर करंट आपका कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्ट करंट। सो डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसे आता है, टाइम के साथ उसके करंट में कोई भी चेंज नहीं होता है,
मतलब इट विल बी अ कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर 1.5 एम्पियर का करंट है तो वो टाइम के साथ 1.5 एम्पियर ही रहता है, ठीक है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा नहीं होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है आपका टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ऑल्टरनेटिंग हम इसलिए बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज, है ना। ऑल्टरनेटिंग आपका करंट इस तरह का होता है, ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखो किसी टाइम पे इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, किसी टाइम पे इसकी वैल्यू कम थी, है ना। डिफरेंट टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। सपोज करो 1 सेकेंड पे इसकी वैल्यू थी 0.5 एम्पियर, 2 सेकेंड पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। करंट की वैल्यू देखो 0 हो गई ना 2 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स पे आप देखोगे तो इसकी वैल्यू हो गई -0.5, है ना। फिर ऊपर गए तो और वापस देखो बार बार चेंज हो रही। कहने का मतलब है करंट की वैल्यू टाइम के साथ हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना। इस तरह से इस टाइप की करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एक तो होता है आपका डायरेक्ट करंट, एक होता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेजेस क्या होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर DC करंट? बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या एडवांटेज है डायरेक्ट करंट के ऊपर? यस, कोई बता सकता है? यस बेटा। डीसी करंट को कैरी कर सकते। हाँ, AC करंट को DC में आप कन्वर्ट कर सकते हो। AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हो। We can convert AC current into DC current with the help of rectifier। इनके बीच में अगर मैं एक रेक्टिफायर लगा दूं तो वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट मतलब कांस्टेंट करंट में कन्वर्ट कर सकते। अच्छा, AC करंट में मोबाइल के चार्जर में रेक्टिफायर होता है बेटा? क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। मोबाइल के चार्जर है ना। आवाज़ थोड़ा मेरे को प्रॉपर नहीं आ रहा है, थोड़ा लैग कर रहा है आपका वॉइस। जोर से बोल सकते हो क्या? जोर से बोलो। होता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। रेक्टिफायर क्या होता है ये पूछ रहे हो? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या पूछ रहे हो। रुको मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ। जब 14 बच्चे ही रह गए अभी मीटिंग में, अभी मैं सबकी अटेंडेंस लेता हूँ फिर से। ये बिना क्लास के इनकी क्लास अपने आप ओवर हो जाती है क्या? कौन कौन लीव करके अटेंडेंस से? अभी मैं चेक कर लूँगा सबके नाम। अनूप चौधरी, हर्ष गामित, हीर पटेल, हेतवी पटेल, कोमल चौधरी, रीना चौधरी। जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे ना, अपने आप लीव कर गए, उनके मैंने नाम नोट कर लिए। कल की क्लास में आने दो, सबकी एब्सेंट लगा दूँ। अपने आप मीटिंग से लीव कर गए। टिशा, रामी, शुभनय, ये सब तो प्रेजेंट है। 13 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ना। तो इन 13 का ही मैं प्रेजेंट लगाऊंगा, बाकी को एब्सेंट कर दो। सर, इज देयर एनी रेक्टिफायर इन अवर मोबाइल चार्जर? अनूप चौधरी पूछ रहा है। मोबाइल चार्जर में होता है ना रेक्टिफायर? बिल्कुल होता है।
तभी तो आपका एसी करंट, मोबाइल को कांस्टेंट करंट चाहिए होता है कि वेरिएबल चाहिए होता है? मोबाइल को कांस्टेंट करंट ही चाहिए होता है ना। हाँ, तो आपका मोबाइल चार्जर में रेक्टिफायर ज़रूर होता है, तभी वो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर आपके मोबाइल को कांस्टेंट करंट चाहिए ओके सर। तो वो रेक्टिफायर के हेल्प से ही कन्वर्ट होता है। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अभी मैं 13 स्टूडेंट्स के नाम नोट कर लिए मैंने, जो जो अभी प्रेजेंट है, बाकियों को कल मैं देखता हूँ। चलो ठीक है।